दिस इज़ मनोज शुक्ला है। और जैसा कि आपको पता है हम 11th फिज़िक्स का क्रैश कोर्स चला रहे हैं अभी यहाँ पर, और वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये मैंने अभी चैप्टर चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे। ये हमारा पहला पार्ट है इसमें। तो अब हम इसमें अच्छा क्लास 11 लिख दूँ मैं, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही चैप्टर 9th में भी है ना। 9th के लिए अलग से अपलोड होगा, पहले 11th में देखेंगे। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आप जानते हो वो आती है, और वो है हमारे पास वर्क। ठीक है, अच्छे सुनना सब कुछ, जिसकी यूनिट आप सभी जानते हैं क्या होती है, न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को अपन बाद में जूल के नाम से कहते हैं, जिसे शॉर्ट में अपन जे डिनोट कर देते हैं। यही होता है। ठीक है, अब वर्क देखो होता कैसे है, पहले समझो इस बात को। मान लो ऐसे कोई अपना मास है, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आपने क्या किया, इसको इस तरफ खिसकाया है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। और जब आपने ऐसा किया तो आपका फोर्स भी इसी दिशा में था, है ना। यानी कि अगर फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम है एज डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के, तभी हम कहते हैं कि वर्क डन होता है। या इसको और समझना हो तो आप ऐसे समझो, वही फोर्स वर्क डन देगा। बहुत ध्यान सुनना, एक ऐसा ही फोर्स वर्क डन देता है, क्योंकि फोर्स तो बेटा एक बॉडी पर कई जगह से लग सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है बॉडी खिसकी किस तरफ, इस तरफ, ऊपर नीचे, कहाँ गई और कौन से फोर्स की वजह से गई, बस इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। तो ध्यान सुनो, जब ये बॉडी इधर खिसकी तो मतलब क्या हुआ, और भी फोर्स लग रहा था, लेकिन मेजर कौन सा वाला फोर्स था जो उसको इधर ले गया होगा, समझ गया ना। तो ध्यान सुनो, वर्क डन कौन सा वाला फोर्स देगा, जो उसकी डायरेक्शन, जिस तरफ बॉडी खिसकी ना, जो उस तरफ फोर्स होगा, बस वही वाला जो है वर्क डन देता है। जैसे मान लो मैं इस पर ये बना दूं, एक फोर्स इधर भी लग रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको। इस पिक्चर में ध्यान से देखना, सिर्फ इतनी पिक्चर पे अगर गौर करो आप। मान लो एक फोर्स यहाँ लिखा है F1 और एक ऐसे लिखा है F2, एक बेटा ऐसे लिखा है F3, लेकिन तुम्हें डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिख रहा है, सिर्फ इधर जाता हुआ नजर आ रहा है, ये रहा। तो मुझे बताओ जरा, तीन फोर्स में से कौन सा फोर्स है जो वर्क डन देगा, सिर्फ वही वाला जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। बाकी भले ही और लग रहे हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब यही वाला देने वाला है। तो जो देगा इसका और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, अगर आप इंटू कर दो, यानी इस केस में हमारे पास ये F2 है, जो ऐसा फोर्स है जो वर्क डन दे रहा है, क्योंकि वो उसी दिशा पे है जिस दिशा में हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट है वो इंटू जितना फोर्स है वो, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलता है बेटा वर्क डन। ठीक, क्या मिलता है बेटा, वर्क डन मिलता है। अब देखो बहुत ध्यान सुनना सर। ठीक है, वर्क डन तो यहाँ से मिल गया, समझ में आ गई बात। देख बेटा, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक मीटर। तो देखो जरा, न्यूटन मीटर आ गया, यही आ गई है वापस से, जो मैंने भी आपको समझाई थोड़ी देर पहले। और न्यूटन मीटर को ही तो अपन क्या बोलते हैं बाद में, जूल बोल देते हैं। और बेटा जूल एक ऐसी यूनिट है जो सिर्फ वर्क की नहीं होती है, एनर्जी की भी होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। ठीक है, तो अपन पढ़ते भी तो एनर्जी, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट की यूनिट भी जूल होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कितना क्लियर हो गया आपको, है मुझे बताया। अब ध्यान से देखना जरा, मैं बेटा तीन तरह के क्वेश्चन आपके सामने अभी के अभी बना दूंगा। जैसे मान लो बेटा ये रहा मास, ठीक है, मैंने आपसे कहा बेटा इधर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और मान लो मैंने इसमें बेटा इस तरफ को फोर्स लगा, वही जैसे कि छोटे से बच्चे जो होते हैं, आपने देखा गांव में जो बच्चे खेलते हैं, बड़े से बक्से में धागा बांधते हैं और ऐसे से लेकर के भागते हैं, देखा ना। तो धागा बेटा कैसा होता है, ऐसा ऊपर की तरफ होता है ना। बक्सा मान लो ये रखा हुआ है तो धागा ऐसा ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि वो हाइट लंबी ना, हाथ ऊपर है उसका, है ना। तो ऐसे लेकर के भाग रहे हैं, और बेटा बक्सा किधर खिसक रहा है, इधर खिसक रहा है। लेकिन एक बात है, जब वो ऐसे लेकर के भाग रहा है, क्या फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, एग्जैक्ट नहीं, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, उसका डायरेक्शन तो अलग है ना, वो तो कहीं और जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। वो बंदा उसको खींच ऐसे रहा है, तो बक्सा इधर ही खिसक रहा है भारी होने की वजह से, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डायरेक्शन फोर्स का इधर हो रहा है, ठीक है। तो हमें देखना है अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखो वही कहानी। तो मान लो बेटा ये जो अपन ने इसका वैल्यू रख दी, मान लो 100 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो ये 2 मीटर, ये फोर्स हो गया तुम्हारा। और ये हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पर है बेटा, है ना, मान लो मैंने तुमसे कह दिया वो 37 डिग्री है, ठीक है। ये एक केस हो गया हमारा, केस 1। देखना अच्छे सुनना मैं जो समझाने वाला हूँ। अब ध्यान सुनो बेटा, तुमने इसी तरह से मैंने वेक्टर का एक जो लेक्चर है वो डाला हुआ, उसको देखना जरा ध्यान से जाकर के, मैंने उसमें बताया हुआ है सारा कुछ। अब इसमें क्या होगा, आपको मालूम है कि हमारा जो फोर्स एक जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये जब इस तरह से ये थीटा एंगल से
जब हॉरिजॉन्टल से अलग हुआ है तो मालूम है ना रिजॉल्व होगा बेटा। अब जब रिजॉल्व होगा तो देखो जरा ध्यान से, रिजॉल्व होगा तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऊपर की तरफ जिसे हम कहेंगे एफ, एंगल जिस तरफ नहीं होता उस तरफ अपन साइन लिख देते हैं, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ जब रिजॉल्व करते हैं तो हम वहाँ पर कॉस लिख देते हैं, और ये इसका नाम है, तो एफ तो वहीं के वहीं बना रहेगा, एफ वहीं के वहीं बना रहेगा, एंगल के विपरीत तो साइन, एंगल की तरफ तो कॉस, और जितना एंगल है वही लिख देते हैं, तो इधर भी 37 डिग्री लिख देंगे, इधर भी 37 डिग्री लिख देंगे। क्या आपको दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं? हमने बीच वाले फोर्स को तोड़ लिया। अच्छा, एफ की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है तो अपन यहाँ पर 100 भी लिख सकते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 100 कॉस 37 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि कईयों को ये नहीं पता है कि साइन 37 डिग्री कितना होता है और कॉस 37 डिग्री कितना होता है, देखो तो इसके लिए तो एक ट्रिपलेट ट्रायंगल आता है, अभी मैंने वेक्टर में बताया वो, उसको एक बार देख लेना, पर अभी के लिए वैल्यू बता देता हूँ। कॉस 37 बेटा होता है 4/5 और कॉस 37 होता है बेटा 3/5। ठीक है ना, अभी के लिए याद रख लो, ये बिल्कुल ऐसे याद रखो ना जैसे आपको कॉस 30 याद है, कॉस 60 याद है, साइन 60 याद है, साइन 30 याद है, तो वैसे आपने इसको भी याद कर लिया अपने पास। ठीक है, तो कॉस 37 हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ सर, तो ये भी एक फोर्स है जो इस दिशा में, बेटा ये इस दिशा में लग रहा है, एक फोर्स हमारा इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, अभी वाला तो हटा दो, इसको तो आपने रिजॉल्व करके दो में बांट दिया। अब मुझे बताओ जरा कौन सा वाला फोर्स वर्क डन देगा बेटा, ऊपर वाला, नीचे वाला, इधर वाला? हमें मालूम है सर जिस तरह डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर उस तरफ कोई फोर्स है तो वही डिस्प्लेसमेंट देता है, वही वर्क डन देता है। तो बेटा वर्क डन के लिए ये वाला फोर्स जिम्मेदार नहीं, क्योंकि इधर कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, और इधर लगने वाला फोर्स एक ही है जो कि 100 कॉस 37 डिग्री। बस ठीक है, तो आपको मिल गया फोर्स, आपको मिल गया डिस्प्लेसमेंट। अब करना है क्या होता है बेटा, लगा दो अपना वर्क डन का फॉर्मूला। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, यहाँ से, यहाँ पर मैंने बताया होगा आपको, है ना, यहाँ पर अभी नहीं बताया, चलो ठीक है, यहाँ पर भी एक बार समझा देता हूँ मैं, बहुत ध्यान सुनना। जैसे मान लो ये हमारा मास है, एक चीज़ और समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान सुन लो। इस तरह को बेटा मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ और अपन ने इधर कोई एंगल ले लिया एफ और इसको अपन ने बोल दिया थीटा। आपको मालूम है ना कि सर एक ऊपर की तरफ बनेगा जिसे अपन कहेंगे एफ साइन थीटा, एक इस तरफ बनेगा जिसे अपन कहेंगे एफ कॉस थीटा, यही होगी पूरी कहानी। ठीक, अब मुझे बताओ कौन सा वाला फोर्स जिम्मेदार है वर्क डन के लिए, तो आप बोलोगे सर ये वाला जिम्मेदार है। तो देखो बेटा क्या लिखोगे वर्क डन, आप क्या लिखोगे सर, ये वाला फोर्स यानी कि एफ कॉस थीटा, और ये बेटा इनटू डिस्प्लेसमेंट ये लिख दिया। अब एस को आप थोड़ा सा आगे लिख दोगे तो ये बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ये हो गया बेटा। ठीक है, अब आपको मालूम है ना कि ये जो कॉस थीटा आता है ये किस में आता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो आप जब इसको डॉट प्रोडक्ट में आता है ना, जब वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट हो रहे हो, तो देखो जरा ध्यान से, तो ये लिखा वर्क और ये कॉस थीटा जब हटेगा बेटा तो इनके बीच में क्या लग जाएगा एफ और ये डॉट हो जाएगा। तो आपने सुना होगा कि इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट में आता है, क्लियर है ना। तो ये इस तरह से आता है, देखो दिख रहा होगा आपको, बात समझ में आ गई। इस तरह से मान लो साइन ऐसा हो रहा होता तो फिर क्रॉस लग जाता, क्रॉस लगता है उसमें, है ना, लेकिन यहाँ पर कॉस बन रहा है इसलिए अपन ने इसे डॉट प्रोडक्ट कहा हुआ है। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट आता है उसमें। और ये याद रखना है वर्क डन जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी याद रख लो। कैसी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या तक क्लियर हुआ? अब इसका आंसर निकालो जरा इस वाले का, कितना था फोर्स आपका यहाँ पर है सर 100 कॉस 37 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा इंटू 2 हो रहा है। ठीक है, तो ये 100 हो गया, कॉस 37 की कितनी वैल्यू होती है बेटा 4/5 होता है, तो इंटू यहाँ पर लिख दिया 4/5 इंटू ये 2 हो गया, 5 से इसको काट दोगे बेटा कितनी बार 2 जा, और ये है ना, तो ये कितना हो गया 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और ये 0। देखो वर्क डन आ गया बेटा इतना जूल, दिखा नहीं दिखा, आ गया ना, बहुत बढ़िया। ये केस 1 था। अब मैं यहीं पर तुम्हारे लिए केस 2 बना देता हूँ, यहीं पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने बना दिया अपन ने केस 2, बहुत ध्यान सुनना, केस 2 में अपने को क्या करना है। अब यही जो चीज़ है, फिर से वही मास मैंने बनाया बेटे, है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट अभी मैं कह रहा हूँ इस तरफ हुआ 2 मीटर में, और इस तरफ इधर फोर्स लग रहा था, इस बार इधर फोर्स लग रहा था। ठीक है, और उस फोर्स की वैल्यू ले लो बेटा 100 न्यूटन के आसपास है करीब करीब। अब आप ध्यान से देखना जरा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो मैंने कह दिया तुमसे 120 डिग्री। कितना बेटा 120 डिग्री, है ना, इसमें 37 था उसमें 120 है। अब मुझे बताओ जरा, अब कौन सा फोर्स होगा इसके लिए जिम्मेदार, तो आपको मालूम है ना, एंगल की तरफ रिजॉल्व करेंगे या एंगल के विपरीत करेंगे। तो अब जरा देखते हैं कहाँ कहाँ है अपने पास। तो देखो अगर आपने इसको इधर रिजॉल्व कर दिया तो बेटा ये क्या बनेगा, इस तरफ एंगल है, इस तरफ रिजॉल्व करने पर क्या बनेगा 100 कॉस 120 डिग्री, यही है फोर्स हमारा इस तरफ, है ना। ये कौन सा फोर्स है बेटा, ये फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने बना दिया। ठीक है, और एक बनेगा तो मान लो एक इधर चिपकाओगे, नीचे की तरफ चिपका दोगे इधर, तो ये आ जाएगा एफ, है ना, ये भी हॉरिजॉन्टली बनेगा, बस ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है, ये अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट से हमारे। ठीक, ये बात समझ में आ गई हमें। लेकिन क्या ये फोर्स और ये वाले फोर्स में से कौन सा जिम्मेदार होगा अपने वर्क डन के लिए, तो आपको पता है बेटा वो 2 मीटर वाले की तरफ जो है वही करेगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है वही देता है ना, बाकी नहीं देता है।
अच्छा चलिए शुरू करते हैं। तो फिर क्या करें, तो हमारे पास ये वाला फोर्स आ चुका है, ये डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। तो बस बेटा वर्क डन कैसे है, इन दोनों से आ जाएगा। तो ये लिख दोगे तुम 100 cos 120 डिग्री और इनटू डिस्प्लेसमेंट 2। तो बेटा 100, अब cos 120 कितना होता है, cos 60 कितना होता है आपको ये पता होगा, cos 30 भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं है। cos 120 अभी मैं बता देता हूँ -1/2 कितना होता है बेटा, -1/2 और ये इंटू 2 से 2 कट गया। आंसर कितना आ रहा है बेटा, -100 जूल आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, -100 जूल आ रहा है। इतना ओके हो गया बेटा, है ना। देखो सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, चिंता मत करो। एक और सवाल यहीं पे बना देता हूँ केस 3 के नाम से। मान लो बेटा यही वो मास है ना। इस बार ये फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट आपका अभी भी 2 मीटर है और फोर्स आपका अभी भी 100 न्यूटन है। और अब जो एंगल है बेटे वो मैं कह रहा हूँ 90 डिग्री है, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। क्या करना है अपने को, सर वही जो अभी तक सीखा था, हम इस तरफ रिजॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि ये इधर जा रहा है, इधर वाला तो मतलब नहीं है। तो एंगल से इधर लेकर के आओगे तो क्या बनेगा बेटा, ये 100 cos 90 होगा, है ना। क्या बन जाएगा, ये 100 cos 90। तो यहाँ पर वर्क डन जब लिखोगे बेटा, तो इस तरफ जो फोर्स आएगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल तरफ, जब इसको रिजॉल्व करोगे इस तरफ, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, 100 cos 90 डिग्री। और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो बस बेटा अब cos 90 आपको पता है कितना होता है बेटा, 0 होता है। cos 0 1 होता है। समझ गए नहीं समझे, देखो मैंने cos की बहुत सारी वैल्यू बताया। cos 37 4/5 है, cos 120 डिग्री -1/2 होता है। ये सारे एक्स्ट्रा थोड़े से याद रखना। cos 90 0 आपको पता ही होता है, ठीक है। तो बेटा अगर ये 0 है तो मान ले वर्क डन में लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा ना, 100 cos 90 इंटू 2। अब ये 0 तो बेटा क्या वर्क डन 0 आ जाएगा, 0 जूल आ गया सर। आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना जरा, तुमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ लिया बेटा। अब देखो जरा यहाँ पे, सर ये फोर्स था, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अभी क्या 37 डिग्री है, और क्या 37 डिग्री 90 से कम होती है। और 90 से कम जब एंगल होता है तो अपन उसे क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अक्यूट एंगल। तो हमने क्या देखा, है ना, हमने क्या देखा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसको जरा। हमने देखा कि जब हमारा थीटा जो कि क्या है बेटा, लेस देन है 90 डिग्री से, मतलब कि कौन सा है, अक्यूट एंगल है। और बेटा थीटा है क्या हमारा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो याद है बेटा थीटा लेस देन 90 एक्यूट एंगल। तो बेटा ध्यान से देखो जरा, जो तुम्हें वर्क डन मिला क्या वो पॉजिटिव मिला है, जो वर्क डन मिला क्या वो पॉजिटिव मिला है, बहुत बढ़िया। केस 2 में आओ जरा। क्या बेटा ये देखो 90 तो यहाँ तक होता है, क्या 90 से बड़ा है एंगल, तो ये कौन सा हो गया बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो सर वही थीटा जब ग्रेटर देन हो जाए 90 डिग्री तो बनता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और ऐसे में हमें वर्क डन बेटा तुम देखोगे नेगेटिव मिलेगा हर बार। चेक कर लो, ये देखो माइनस आया, नहीं आया, माइनस आ गया उसमें। अब यहाँ देखो बेटा लास्ट केस हमारा, ये देखो जब 90 डिग्री हो जाए, एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो 90 से कम, 90 से ज़्यादा और एग्जैक्ट 90, वर्क डन कितना मिला आपको, 0। आया नहीं आया, है ना। तो बेटा जब थीटा इज इक्वल टू ठीक 90 डिग्री होगा, है ना, यानी कि अब इसको क्या बोलोगे, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल हो जाएगा जब, है ना, तब बेटा वर्क डन ना नेगेटिव ना पॉजिटिव 0 मिल जाएगा। इस बात को अपने पास नोट करके बहुत अच्छे से आप रख लें। समझ गए मेरी बात, है ना। ये समझाना चाह रहा था। देखो तो हमने बहुत सारी चीज़ सीखी, डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना। डॉट प्रोडक्ट कैसे बना मैंने वो भी बताया आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि वही देखो फोर्स तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन वही फोर्स वर्क डन देता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया। आपको मालूम बेटा ये एक टाइप 1 है ना। फोर्स निकालने का, सॉरी वर्क डन निकालने का ये टाइप 1 था। अब देखो और भी तरीके होते हैं। क्या होता है कभी कभी, जैसा कि अब आपको मैंने बताया है कि जो वर्क डन होता है बेटा वो 2 वेक्टर का प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो कभी कभी ये क्या करते हैं, फोर्स को आपको वेक्टर फॉर्म में दे देंगे। कैसा, इसका क्या मतलब होता है सर, देखो जरा ध्यान से। वेक्टर फॉर्म का मतलब बेटा न्यूमेरिकल वो अच्छे से देखना, वहाँ पर कभी कभी फोर्स ऐसे लिखा मिलेगा आपको। कैसा, ऐसा 2i कैप, है ना। ये कैप नहीं भी लगा हो तो कोई परेशान नहीं, जरूरत होनी नहीं है, यूनिट वेक्टर नहीं भी तो कोई मतलब नहीं। देखो 2i + 3j ऐसा लिख देंगे और डिस्प्लेसमेंट आपको दे देंगे। अच्छा डिस्प्लेसमेंट के लिए परेशान मत होना, इसको बेटा कभी कभी वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल करके डी भी लिख देते हैं और कभी कभी बेटा डिस्प्लेसमेंट बोले तो ऐसा भी लिख देते हैं, आर भी लिख देते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सारी एक ही बातें होती हैं, ठीक है। याद रखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अब देखो 2i 3j और बेटा ये मान लो होगा 3i + 4j। कितना बात समझ में आ रही है आपके, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना, हमें तो डॉट निकालना। अब डॉट में क्या करते हैं बेटा, बस सीधे सीधे इंटू कर देते हैं। देखो डॉट में मैं बताता हूँ, देखो जब भी i का i से डॉट करोगे तो हमेशा 1 आएगा, j का j से डॉट करोगे तो 1 आएगा, k का k से डॉट करोगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर
आई का जे से करोगे तो 0, जे का के से करोगे तो 0, के का आई से करोगे तो 0। ये बात अपने पास नोट करके रख लो। बात समझ में आई है ना? तो देखो जरा ध्यान से, सेम सेम अगर होते हैं तो ये डॉट का है बेटा, है ना, डॉट प्रोडक्ट की ये कहानी है, यही डॉट प्रोडक्ट की कहानी है। बहुत सिंपल सी बात होती है। तो अब हमारे पास ये दो दिए हुए हैं, ये देखो जरा, एक ये रहा, एक ये रहा। आपको मालूम है वर्क डन निकालने के लिए कहा गया था, तो वो तो होता है एफ डॉट एस। बेटा एफ की वैल्यू कितनी, 2i प्लस 3j, और एस कितना है बेटा, 3i प्लस 4j। क्या करना है आपको मालूम है? अगर आप इसको ऐसे भी करोगे, देखो आई का, हम इसको ओपन करना तो आता है बेटा, पहले इसका इसमें करो फिर इसका इसमें करो। अब एक बात बताओ, जब तुम इसका इसमें करोगे तो ये आई आई मिलेंगे, है ना? आई आई जब भी मिलता है बेटा, आंसर कितना आता है, 1। तो आई आई तो 1 हो गए, तो अब फिर न्यूमेरिकल वैल्यू बची 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा सर। अब एक बात हो, मान लो इस आई का 2i का तुमने 4j से मल्टीप्लाई किया, तो i और j मिलते हैं तो बेटा कितना आता है, 0। तो मतलब ये इससे कुछ आंसर नहीं आने वाला है, तो उसको मल्टीप्लाई भी मत करो। अब अगला देखो बेटा 3j है, 3j को 3i से करोगे तो j और i मिलेंगे, तो j और i मिलेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, तो उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर बेटा अब 3j और 4j करोगे तो हाँ, तो j है तो j 1 हो जाएगा, और 3 4 बेटा 12 आ जाएगा। इसको जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास 18 जूल आ जाएगा। बोलो आया नहीं आया? वर्क डन। तो बेटा एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, याद रखना है। ये है टाइप 2। कौन सा बेटा? ये टाइप 2 है। टाइप 3 देखोगे अब आप, है ना, समझ गया ना? देखो अब इसमें कुछ भी वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ, बस आई जे के और लिख दूंगा। मान लो मैंने लिख दिया 4i 5k 3k, कुछ भी हो सकता है, ऐसे नीचे हो जाएगा। और ये भी याद रखना बेटा, ऐसा नहीं कि आई जे के लाइन से लिखे होंगे, वो जानबूझ करके जे पहले आई बाद में के इधर उधर कर देता है। आपको उससे परेशान नहीं होना है। आपको तो याद रखना कि आई का जे से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, आई का आई से हुआ तो ही 1 आता है, जे का जे से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आता है, के से के का हो जाए तो आता है ना। वो तो आपको सामने ऐसे रखना है दोनों को और इंटू कर देना है। क्लियर है कहानी? ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 देखो कैसा होगा। टाइप 3 में वो ये हरकत कर सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ये आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, है ना, पोजीशन वेक्टर दे देंगे। मैं बताता हूँ क्या मतलब होता है इसका, ध्यान सुनना। पोजीशन बता देंगे आपको। जैसे ये देखो, मान लो आपसे ऐसा बोलेंगे, यानी फोर्स तो आपको गिवन रहेगा कि फोर्स आपसे, मान लो उन्होंने बोल दिया कि भैया फोर्स जो है वो 2i प्लस 3j है, ठीक है। लेकिन जो हमने जिस पार्टिकल पर फोर्स लगाया वो पहले इस कोऑर्डिनेट में था, यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे देंगे आपको। वो पहले इस कोऑर्डिनेट में था, इस कोऑर्डिनेट से जब हमने, मतलब वो पार्टिकल उस कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ था। जैसे मान लो उन्होंने बोला, मान लो यहाँ पर कहीं पर रखा था वो पार्टिकल, जो भी था वो बक्सा, मान लो बेटा ये रहा, उसका मास जो भी है। अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो देखो, तो उन्होंने बोलेंगे तुमसे कि सर वो पहले रखा हुआ था किसमें, 2,3 पर। हमने उसे खिसका करके ले गए 5,7 पर, है ना। तो अब बताइए वर्क डन कितना हुआ? अगर इतना फोर्स लगा करके मैंने इस मास को जो पहले 2,3 पे रखा था और अब खिसका दिया 5,7 पर ले गया, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, तो बताइए हमने कितना वर्क डन किया? तो वर्क डन निकालिए। अब दिक्कत ये है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है। सर यहाँ से अगर ये मास उठ करके यहाँ गया है तो ये डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। यही है ना बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये इसी को तुम कहते हो बेटा आर, वैसे को तो बेटा अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, अभी एस बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये एक ही बात है हमारे लिए, ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अब देखो जरा ध्यान से बेटा, क्या ये इनिशियल पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन है बेटा उसकी, है ना, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, इनिशियल कोऑर्डिनेट 2,3 है। अब देखो 2,3 का मतलब क्या बेटा, ये x और ये क्या है बेटा y। अगर एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई होगा, ठीक है। तो ये पहला वाला x, दूसरा वाला y, तो फिर ये पहला वाला x और दूसरा वाला y। तो ध्यान सुनो बेटा, अगर इनिशियल पोजीशन थी तो ये क्या था बेटा, उसका फाइनल पोजीशन होगा। ये क्या हो गया बेटा, उसका फाइनल पोजीशन हो गया। बहुत से सुनना बच्चों, समझ में आ जाएगी बात। अब आपको क्या करना है, ये लेंथ निकालनी है ना, तो क्या करना पड़ता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बीच का रास्ता निकल करके आ जाएगा जो आपको चाहिए भी यहाँ से वहाँ तक, समझ गया ना। तो कभी कभी कोऑर्डिनेट फॉर्म में वो बात करेंगे तो हम उसे निकाल लेंगे। तो माइनस करो तो अच्छा, अब इसको माइनस क्या करोगे, आई जे के फॉर्म में कैसे लाएंगे? देखो ध्यान सुनना, देख अगर ये एक्स में है और ये वाई में है, इसका मतलब अगर इसे अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखें बेटा, 2i, एक्स का है ना, तो आई एक्स में क्या चलता है बेटा, आई, वाई में क्या चलता है, जे, जेड में क्या चलता है, के। तो 3 भी होंगे तो भी परेशान मत होना ना, तो कि 3D में हो तब, ठीक है, समय अभी परेशान नहीं होना है। देखो तो 2i और ये क्या हो जाएगा बेटा 3j। तो सर यहाँ से कैसे निकालेंगे, इसमें ये निकले कि इस पोजीशन, इसको कैसे बनाएंगे पोजीशन वेक्टर, तो ये बनेगा बेटा 5i प्लस 7j। क्लियर है? तो देखो ये है फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन। अब आपको फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना है, और माइनस बड़ा सिंपल है बेटा, माइनस हमेशा याद रखना है i का i से, j का j से होगा। तो जैसे आप इसे माइनस करोगे तो देखो 5i प्लस 7j माइनस 2i प्लस 3j, इनको माइनस कर दो, है ना, और आपको देखोगे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये मिल जाएगा यहाँ से। जरा माइनस करते हैं तो बेटा ये देखो, ये याद रखना मैंने फाइनल वाला पहले लिखा है, ये फाइनल पोजीशन है, ये वाली इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस किया जाता है,
ठीक है। तो फाइनल 5i में से 2i माइनस करो तो यहाँ पर मिल जाएगा 3i। अब ये देखो बेटा 7 में से 3 हटा दोगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको 4j। ठीक है, ये मिल गया, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी की तो तलाश थी हमें। अब ध्यान सुनना जरा, फोर्स तो मेरे पास पहले से था, मुझे डिस्प्लेसमेंट की कमी थी, तो यहाँ पर लिख दूंगा बेटा एफ डॉट एस। एफ की वैल्यू कितनी है 2i प्लस 3j, और एस आपने कितना निकाल लिया 3i प्लस 4j, ये हो गया। अब आपको मालूम है क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आई का आई से करते हैं तो 1 हो जाता है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। आई का जे से करेंगे तो कोई मतलब नहीं, तो बस अब जे से जे का कर दो, तो 3 4 जा बेटा ये 12 और जे 1 हो गया। देखो वर्क डन आ गया 18 जूल। कितना आ गया बेटा 18 जूल आ गया। बात समझ में आई ना। तो देखो कई बार क्या होता है कि वो हमें ये चीज़ें, देखो बस फ़र्क क्या बेटा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये डायरेक्ट दे दिया था, इस बार उन्होंने क्या किया, उसको कोऑर्डिनेट में छुपा दिया, इस तरह से दे दिया आपको, समझ गए। तुम चाहे तो एक क्वेश्चन और करना, देखो फोर्स की वैल्यू ये दो, एक क्वेश्चन तुम ट्राई करना और मुझे आंसर बताना उसका, है ना। कमेंट सेक्शन मुझे आंसर चाहिए बेटा उसका। अगर समझ गए हो तो आंसर तो बता ही दोगे। देखो फोर्स मैं दे रहा हूँ तुमको बेटा 3i प्लस 4j, ठीक है, ये लिख लो। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो भी पार्टिकल था उसको हमने शिफ्ट किया, है ना, उसको हमने शिफ्ट कर दिया। कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया ये बताता हूँ मैं तुमको, कि पहले उसका कोऑर्डिनेट जो था वो था 2 3, है ना, ये ले लेते हैं, और बाद में बेटा हो गया वो 3 0 3,0। तो 2 3 से 3,0 गया है, तो फाइंड द वर्क डन। ठीक है, आंसर दे दोगे आप, मुझे ऐसा लगता है, तो ये मुझे ज़रूर बताना आप, ठीक है, इस टाइप का एक आंसर। ठीक है, तो देखो कितने, ये टाइप हो गया 3, कौन सा टाइप हो गया बेटा 3 टाइप, है ना, जहाँ पर तो एक में डिस्प्लेसमेंट वाला होगा, इसमें कोऑर्डिनेट दे दिया। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए ज़्यादा हैरान परेशान मत होइए। ओके, इतना ये जो मैंने अभी तक आपको बता दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक कौन सा तरीका होता है बच्चों, एक होता है जब हमारे पास वेरिएबल फोर्स हो, है ना। वेरिएबल फोर्स का मतलब ये होता है, ज़रा ध्यान सुनना, है ना। तो हमें वर्क डन निकालना है इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। देखो अभी तक क्या था उसमें, तुम देखोगे फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन लिखी तो 100 ही है, लेकिन इसमें वेरिएबल मतलब लगातार चेंज हो रही होगी। तो हमें समझना है कि आखिर ये चेंज वेरिएबल कैसे हो रहा है। तो जैसे मान लो बेटा स्प्रिंग का जो केस आता है ना, स्प्रिंग को आप देखोगे जब, ये मैंने स्प्रिंग, ये बेटा मास इसका, जैसे आप इसको खींचोगे, है ना, मान लो आपने इसको इस तरफ ऐसे खींचा, है ना, एक्स दूरी आप ले गए, तो जब ये मास बेटा इधर आएगा तो मालूम है ना, इसके पास एक रीस्टोरिंग पावर होती है जिससे ये खुद को खींच लेना चाहता है, यही तो इसकी कहानी है। तो ये जब तुम इधर फोर्स लगाओगे ना, तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा बेटा, है ना, वापस अपनी जगह पर जाना चाहेगा। और जानते हो तब वो फोर्स कितना होगा, जो इस तरफ वो लगा रहा है वहाँ जाने के लिए, इसको अपन सही से कर दें, ये देखो जरा, समझ गया ना। जब तुम इसको इधर पहुँचा दो बेटा, तो वो फोर्स जो लगाएगा ना, वो एफ इक्वल्स टू कितना लगा देगा kx। ठीक है, अब ध्यान सुनना, जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ तो मैं पूछूं अगर बच्चों से, तो बताओ बेटा वर्क डन कितना हुआ, तो जानते हो बच्चे क्या करते हैं, सर आपने खिसकाया था इतना, तो ये x जो है यही है, s की वैल्यू है, और ये फोर्स आ गया तो डिस्प्लेसमेंट और हमें दिख रहा है, और आपने बताया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो करना पड़ता है ना। और यहाँ पर तो जो फोर्स जो है मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है कि नहीं है, कुछ कई लोग देखा नहीं देखा कुछ नहीं, सीधे जाकर चिपका देते हैं, सर ये रहा फोर्स अपना कितना है kx, डिस्प्लेसमेंट है x, और ये आंसर आ जाता है kx स्क्वायर। जानते हो पूरी तरीके से गलत है, हर तरीके से ये गलत है, ये कहानी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये कभी नहीं होना चाहिए। अब समझो जरा, मैं समझाना चाह रहा हूँ जो आपको, बहुत अच्छे सुनना, है ना, देखना ध्यान से, तैयार है ना। देखो बेटा अब पहले तो फोर्स देखोगे, सर वेरिएबल कैसे है, हमें तो वेरिएबल समझना है। देख बेटा ध्यान से, ये अपनी पोजीशन पे रखा है, अभी रखा है, तो बेटा जब ये, और x आपने x दूरी तक ले गए ना, आपने x दूरी कुछ ले गए हो आप, तो बेटा जब वो यहाँ था, है ना, यहाँ पर था, तो क्या मैं x बराबर 0 पर था वो, समझिए। और अगर फोर्स बेटा स्प्रिंग का आता है kx से हमेशा आता है, तो x की वैल्यू 0, तो मतलब फोर्स वैल्यू कितनी 0, तो मतलब जब यहाँ रखा था मतलब उससे कोई फोर्स नहीं था। देखो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो कोई फोर्स नहीं लगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं आया। अभी आप x दूरी गए, मान लेते हैं अपन बीच की बात कर लें, जब x बराबर, अगर ये x की फुल लेंथ है, तो ये मान लो बेटा ये x की आधी दूरी होगी, है ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर ये आधा रहा होगा, मतलब ये x/2 रहा होगा। x क्यों लिखे अपन x/2, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है x/2 है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है x/2 है। तो बेटा फोर्स भी कितना हो गया होगा, अगर फोर्स इतना है तो फिर फोर्स की x/2 हो गया होगा, क्लियर। और जब हमने देखा कि सर वो जब पूरा टॉप पे यहाँ पे पहुँच गया, तब x की वैल्यू x ही होगी, तब x की वैल्यू कितनी होगी बेटा x, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी x/2, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 0। तुम देख रहे हो ना, जैसे जैसे देखो x की वैल्यू x/2, x की वैल्यू x, तो फिर फोर्स कितना आएगा बेटा इस केस में f = kx ही आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू x है तो x ही रहेगा।
एक्स की वैल्यू x/2 होगी तो ये आ जाएगी, है ना, ये आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू 0 होगा तो ये आएगा। तो ध्यान देख बेटा, क्या स्प्रिंग के यहाँ से यहाँ आने जाने में क्या फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, कभी 0, कभी आधी, कभी kx, दिख रही है ना, कभी kx का आधा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब बताओ मुझे, तो अगर कोई बच्चा सीधे जाकर के फोर्स की वैल्यू kx लिख देता है ऐसे मामलों में, तो क्या वो सही है? नहीं है। क्यों? kx/2 क्यों नहीं लिख रहे हो तुम, 0 क्यों नहीं लिख रहे हो तुम, है ना? कोई भी एक लिखोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा बेटा, जब बहुत सारी चीजें हो जाए तो फिर आता है इंटीग्रेशन, तब इंटीग्रेट करना होता है। जब बहुत सारे फोर्स होते हैं तो हम अपन क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करना है अपना काम, है ना, और लिमिट लगा देते हैं, बस इतना सा काम है। तो बेटा इसमें क्या किया जाता है, बहुत ध्यान सुनना, इसमें वर्क डन ऐसे लिखा जाता है, छोटा सा वर्क डन लिया जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में बेटा तुम देखोगे ना, ऐसी बात होती है, छोटा सा वर्क डन छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो बेटा देखो, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लिखा और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, छोटा सा ही होगा, तो ये लिख दिया अपन ने, ठीक। और बेटा बस यहाँ पे क्या कर दोगे तुम, उसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिमिट लगा दोगे, यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट अगर कोई है तो हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन तब आएगा जब वेरिएबल होगा, है ना, जब वेरिएशन आने लगता है तब इंटीग्रेशन आ जाता है, सबको इकट्ठा करने के लिए आता है बेटा वो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब मेरे बात बहुत अच्छे सुनना बच्चों, जैसे कि मैं तुम्हें दे देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन करते ताकि हम समझ पाएंगे सर क्या है, कहाँ से ये क्वेश्चन कैसे आता है। देखो क्वेश्चन बेटा ऐसे आएगा ना, इसको टाइप 4 समझना अपना, ध्यान सुन लो। अब ये टाइप 4 है, कौन सा बेटा, टाइप 4। इसके बाद एक और टाइप बनाएंगे और फिर वीडियो को भी क्लोज कर देंगे। मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार अच्छे से पचा लो, फिर उसके बाद अपन अगला, आज ही ये चैप्टर मैं पूरा खत्म करूँगा, है ना, सारे पार्ट्स आज ही अपलोड करूँगा बेटा, बिल्कुल डिले नहीं करूँगा मैं। ध्यान सुनो, क्योंकि कई बच्चों के पेपर भी हैं तो उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उसमें नहीं मैं, मतलब लेकिन सारे टॉपिक कवर करूँगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। ध्यान सुनना, हर टाइप का न्यूमेरिकल कवर करूँगा। देखो ध्यान सुनो बेटा, टाइप 4 की इसी क्वेश्चन की बात करते हैं सर। क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटा, 5 इज इक्वल्स टू ऐसा, 4 इज इक्वल्स टू ऐसा लिख देंगे बेटा कि 50x² है, ये लिख दिया आपके लिए, है ना, ये आ गया 50x² न्यूटन फोर्स है। कहा जाएगा कि इतना फोर्स लगा करके हमने किसी चीज को 0 से खींचना शुरू किया और खींचते खींचते हम उसे ले गए, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो 0 पे था पहले, 0 से हम उसे ले गए कहाँ पर बेटा, 3 मीटर तक हमने उसे खींचा, 0 मीटर से 3 मीटर हमने उसे खींचा। तो बताइए वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन कितना होगा, कैसे निकालेंगे बेटा, सामने फॉर्मूला रखा हुआ है आपके, ठीक है। तो यहाँ देखो dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब देखो कहाँ से कहाँ खींचा है, 0 से 3, तो 0 से 3, ठीक है। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखते हो बेटा, f, और ये dx लिखते हो। फोर्स आपके पास कितना है, 0 to 3 में फोर्स देखो जरा, 50x² है, 50x² dx। अब देखो 50 तो एक कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर कर दोगे तुम, x² का जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे लिखते हैं बेटा इसको, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यही होता है ना, और प्लस c आ जाता है अगर डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल, फिर उसमें नहीं जाएंगे अभी अपन। तो बेटा 50 अगर बाहर रहा तो ये 50 बाहर है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया आपने तो x 3/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 0 to 3। अब बेटा ऐसे ये लिमिट है, लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, होप्स आपको दिख रहा होगा, है ना, देखो छोटा कर दिया यहीं पे। तो सर ये लिखा 50, है ना, अपर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट रखा भी तो कोई मतलब नहीं क्योंकि तो 0 है, तो अपर लिमिट रखेंगे बेटा 3 की पावर 3, तो 3 3 9 3 27, 27/3, तो 27/3 मतलब बेटा 3 9 जा 27 होता है ना, तो सीधे क्या मैं यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ, ये रहा 9 5 जा 45 होता है बेटे, तो ये 450 जूल आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, आ गई होगी। एक मैं होमवर्क फिर से दे रहा हूँ आपको यहीं पे, है ना, ताकि आप उसे अच्छे से कर सको। एक क्वेश्चन ले लो मुझसे, मान लो बेटा फोर्स मैंने दे दिया आपको 4x² + 3x + 2, ये मैंने आपको फोर्स दे दिया, और मैंने कहा आपसे कि वो जो है उसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है वो x = 0 से चेंज हुई है x = 5 तक, ठीक है, 5 मीटर तक। तो फाइंड करिए वर्क डन, ठीक है। तो ये भी एक टाइप आप करके देख लो, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब बेटा लास्ट टाइप जो बनता है ना, एरिया अंडर द कर्व वाला बनता है। तो देखो पहले तो अपन उसको देख लें, और अच्छा अभी भी वेरिएबल ही है, याद रखना है। सर एरिया अंडर द कर्व वाला कैसा होता है, देखो बेटे आपने कई बार देखा होगा, मान लो ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है बेटा, इसके अंदर ये मान लो कोई कर्व बन जाए, तो आपने सुना ना एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व बेटा फिर क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व क्या देता है बेटा, उसका वर्क डन दे देता है। अब यहाँ पे समझेंगे अपन, समझेंगे बहुत से सुनना कैसे, ये जो है ना इसका, तो इसका एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालता है बेटा, तो इसका एरिया अंडर द कर्व निकलता है ऐसा, y ये जो लिखा है, और ये जो dx है बेटा वो, है ना, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं ऐसा dx, है ना, वो लिखा जाता है, और ये जो हाइट रहती है वो लिखा जाता है। उसमें परेशान मत हो अभी, बिल्कुल परेशान मत हो, अभी अपन धीरे धीरे सब समझ जाएंगे।
ठीक है, आपने सुना होगा इस तरह से। अब बेटा एक बात बताओ, मान लो ऐसे ही मैं सेम कर दूं कि मैं ये फोर्स बना दूं और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट रह जाए, और फिर मैं बोलूं बेटा ये कोई एरिया है इसके अंडर द कर्व का, वो मुझे बताओ ज़रा कैसे निकलेगा, क्या होगा। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये आपने बनाया, ये एरिया है। अगर हमें मालूम है कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलता है, y इंटू डी एक्स से निकलता है, y इंटू जो भी आपका डी एक्स है वो उससे निकल रहा है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, तो ये फोर्स है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो देख बेटा अभी क्या y की जगह पर f है, तो y की जगह पर अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे f, और ये dx मतलब जो x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर अभी भी x है तो ये dx लिख दिया। अब सर लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, देखो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन होता है। तो अच्छा सर समझ गए हम कि f और x का जो एरिया अंडर द कर्व है, f और x का ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, जो एफ डी एक्स आ रहा है, वो कुछ और नहीं सर हमारे लिए तो वर्क डन है। मतलब समझ आ गई बात, यानी कि अगर f और x के बीच का एरिया अंडर द कर्व अपन निकालेंगे तो एरिया भी मिल जाएगा और साथ में वर्क डन भी वही होता है। उसके केस में वर्क डन भी वही है और एरिया भी यही है। बात समझ में आई नहीं आई? एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लो बेटा ऐसा कुछ ग्राफ अपने को गिवन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, बहुत अच्छे से देखो, खत्म करना है फिर। अब देखो मान लेते हैं बच्चों कि ये यहाँ से चले, ये बनाया, ठीक है, और यहाँ से ये अपन ने बना दिया, ये स्क्वायर है नीचे वाला, इसको 0 बना दो, इसको 2 बना दो, ये पॉइंट को बेटा 4 बना दो, और इसको बना दो बेटे, इसको मान लो 6, ठीक है, ये 6 है आपका, है ना, 0 2 4 6, थोड़ा सा बड़ा हो गया उधर, कोई बात नहीं है। और ये जो इधर टच कर रहा है बेटा, ये नीचे तो -50, और ये जो ऊपर गया है तो बेटा ये प्लस का 100, ठीक है। अब एरिया अंडर द कर्व आपने, अब सर मतलब ये हुआ कि ऐसा डायग्राम दे करके और इसको बोल देंगे ये फोर्स है और ये बेटा इधर एक्स है। अब आपको जो है वर्क डन निकालना है, तो अब इस केस में क्या करना है, हमारे पास बेटा एरिया अंडर द कर्व एक ये वाला एरिया दिख रहा है और एक हमें ये वाला एरिया नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब देखो तो ऊपर वाले का एरिया कैसे निकलेगा बेटा, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं अपन, हाफ इंटू बेस, बेस कितना बेटा, यहाँ से देखो यहाँ तक का 4 है, ये पूरा का पूरा 4, तो इंटू 4 इंटू हाइट, हाइट कितनी है बेटा, हाइट बेटा यहाँ देखो जरा 100, ये हो गया 100, ठीक है। एरिया निकाल रहे हो बेटा, एरिया टोटल एरिया निकालना होता है, टोटल एरिया निकालना होता है। तो सर तो ऊपर वाला का हो गया, अब ये नीचे, अब देख क्योंकि ये लाइन के नीचे है ना, मेन एक्सिस लाइन के नीचे है और माइनस में, तो फिर पहले बेटा, अब अगर ऊपर होता तो अपन यहाँ प्लस लिखते हैं, लेकिन नीचे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पहले माइनस, फिर इसका एरिया निकाल दो, तो ये तो स्क्वायर है ना। अब इसका एरिया कैसे निकलता है बेटा, यहाँ देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी ये देखिए, अगर ये 4 है ये 6 है, तो बेटा ये लंबाई कितनी होगी, 6 में 4 का ये 2 है सर, तो ये तो 2 मीटर हो गई, बहुत बढ़िया। अब ये चाहिए बेटा, ये चाहिए मुझे, तो ये दिख रहा है, ये यहाँ पर कितना दिख रहा है, 50 दिख तो रहा है, तो ये माइनस लिखा और 2 इंटू 50 है ना, स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू कितना आ गया बेटा 50, बस ठीक है। इसको इससे काट दो, 2 बार चला जाएगा, इधर बचेगा 200, इधर क्या बच गया बेटा ये 100, और एरिया बेटा कितना आ रहा है, 200 में से 100 चला गया तो ये बच गया बेटा 100, है ना। तो देख एरिया अंडर द कर्व, तो याद रखना एफ और ये एक्स है, और एफ और एक्स का जो भी एरिया होता है, जो भी एरिया होता है ना, जो भी एरिया आपने निकाला होता है, यानी उसका एरिया ही तो क्या होता है, वर्क डन होता है। तो हमारे लिए यही जो एरिया निकला बेटा यही क्या है, वर्क डन है ना। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि एरिया बोलेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और वर्क डन बोलेंगे तो यही 100 जूल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, आई कि नहीं आई बेटा, है ना। तो ये देखो इतने आसान ये काम होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है मैं अगले वीडियोज़ में जरूर लेकर के आऊँगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, जैसा भी लगा हो, है ना, इसको शेयर ज़रूर करना बाकी अपने साथियों के साथ, ठीक है। इसीलिए वीडियो मैंने बनाया है, तो अगर कहीं कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, और बाकी इस पर क्वेश्चन जो भी है थोड़ा सा अपन अगले पार्ट में इसके देखेंगे ना। तो अभी थोड़ी देर में अगला पार्ट भी आ जाएगा आपके पास, मैं बाद में नहीं अपलोड होगा ना, सब आज ही अपलोड होगा, पूरा वर्क एनर्जी जो पावर है हम आज ही खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए भी तैयार रहना, तब तक इसका नोट्स तो बना ही लो आप, ठीक है, जब तक सेकंड वाला मैं अपलोड करता हूँ। ओके, जय हिंद बच्चों।